अब पढ़ते हैं हम न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस एक सेल ऑर्गेनल्स है। कैसा सेल ऑर्गेनल्स है? मेम्ब्रेन बाउंड है या नहीं है? हाँ, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स है। इसका मतलब न्यूक्लियस किसमें पाया जाएगा? प्रोकैरियोट में या यूकैरियोट में या दोनों में? तो न्यूक्लियस प्रेजेंट ओनली इन यूकैरियोट सेल। यूकैरियोट सेल में प्रेजेंट होगा और प्रोकैरियोट सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट होगा। प्रोकैरियोटिक सेल में कभी भी न्यूक्लियस नहीं होता, तो प्रोकैरियोट सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट होगा। न्यूक्लियस सिर्फ किसमें पाया जाता है? यूकैरियोट की सेल में न्यूक्लियस होता है, प्रोकैरियोट की सेल में न्यूक्लियस नहीं होता, याद रखिएगा। न्यूक्लियस प्रेजेंट ओनली इन यूकैरियोट सेल। अब बात करते हैं न्यूक्लियस की डिस्कवरी की बात करते हैं। कुछ साइंटिस्टों के नाम पढ़ लेते हैं, फिर न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट ने की थी। न्यूक्लियस को किसने देखा था पहली बार? रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट ने न्यूक्लियस को देखा था। रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट ने, रॉबर्ट हुक ने सेल देखा था, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस देखा था। और कब देखी थी? घटना कब की है? 1831 की घटना है ये। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने पहली बार न्यूक्लियस को देखा था। सेल के अंदर एक डार्क चीज देखा था, उसे न्यूक्लियस बोला था। सेल ऑर्गेनल्स, ऐसे सेल ऑर्गेनल्स के रूप में रिकॉग्नाइज किया था। दूसरे साइंटिस्ट का नाम आता है रॉबर्ट ब्राउन के बाद एक साइंटिस्ट आता है, फ्लेमिंग का नाम आता है। फ्लेमिंग, इन्होंने क्या करके रखा था? फ्लेमिंग जो साइंटिस्ट थे, सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है। फ्लेमिंग जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने न्यूक्लियस को स्टेन कर दिया था, स्टेनिंग कर दिया था। क्या चीज से स्टेन किया था? बेसिक डाई से। बेसिक डाई यूज किया था। डाई मतलब कलर यूज करके। एसिडिक था कि बेसिक था? बेसिक डाई यूज किया था। आपके एनसीईआरटी में लिखा है। फ्लेमिंग ने क्या किया? न्यूक्लियस को बेसिक डाई, डाई मतलब होता है कलर, बेसिक डाई से स्टेनिंग कर दिया था। स्टेनिंग मतलब रंग दिया था, स्टेनिंग कर दिया था। बेसिक डाई यूज कर स्टेनिंग कर दिया था। उस डाई का नाम था एसिटोकार्मीन। याद रहे नाम तो अच्छी बात, ना रहे तो कोई बात नहीं। एसिटोकार्मीन नाम का केमिकल था। एसिटोकार्मीन नाम के डाई से डाई कर दिया था, कलर कर, स्टेनिंग कर दिया था। उन्होंने क्या किया था? एस्टोकार्मीन नाम के केमिकल से स्टेनिंग कर दिया था। ये कैसा डाई था एस्टोकार्मीन? एसिडिक या बेसिक? ये बेसिक डाई था। किसने काम किया था? फ्लेमिंग ने। और उनको जो स्ट्रक्चर दिखाई दिया, इसके बाद उस स्ट्रक्चर का नाम उन्होंने क्या रख दिया? क्रोमैटिन रखा था। उन्होंने कहा न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? तो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन होता है। तो आपसे कोई पूछे क्रोमैटिन की डिस्कवरी किसने की? तो क्रोमैटिन की डिस्कवरी फ्लेमिंग ने की। न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने क्या खोजा था? न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। तो न्यूक्लियस देखा था रॉबर्ट ब्राउन ने, और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन किसने पहली बार देखा? फ्लेमिंग ने देखा था क्रोमैटिन को। न्यूक्लियस के अंदर होता है। कैसे देखा था? बेसिक डाई से उन्होंने स्टेनिंग की, और स्टेनिंग के बाद उनको जो दिखा उसको बोला उन्होंने क्रोमैटिन है ये। चलेगा? न्यूक्लियस तो मेम्ब्रेन होती कि नहीं होती? हाँ होती है। कितनी लेयर होती है? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, याद रखिएगा। न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। इसके चारों तरफ 2 लेयर मेम्ब्रेन होती है। न्यूक्लियस के चारों तरफ डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है। डबल लेयर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी है। और याद रखिएगा, इसके अंदर बहुत सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन रहती है, बहुत सारी मेटाबॉलिक प्रोसेस चलती रहती है, बहुत कुछ होता रहता है। इसी कारण न्यूक्लियस को कंट्रोलर और डायरेक्टर ऑफ सेल के नाम से जानते हैं। तो न्यूक्लियस क्या बोलते हैं? कंट्रोलर ऑफ द सेल। पूरी सेल को कंट्रोल करके रखता है, तो कंट्रोलर ऑफ द सेल। सेल का कंट्रोलर किसे कहते हैं? न्यूक्लियस को कंट्रोलर कहते हैं, या फिर मालिक कहते हैं डायरेक्टर। तो डायरेक्टर ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं। डायरेक्टर ऑफ द सेल। सेल का डायरेक्टर या सेल का कंट्रोलर किसे कहते हैं? न्यूक्लियस को सेल का डायरेक्टर या कंट्रोलर के नाम से जानते हैं। इतनी बात समझ में आई? अब एक और साइंटिस्ट का नाम पढ़ लेते हैं, हैमरलिंग। हैमरलिंग नाम के साइंटिस्ट का नाम पढ़ते हैं। इन्होंने क्या किया? हैमरलिंग एक अच्छे साइंटिस्ट थे। देख लेते हैं हैमरलिंग ने क्या कर डाला। हैमरलिंग, इन्होंने, हैमरलिंग नाम के जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने किया क्या? एक एक्सपेरिमेंट किया। किस पर किया? इन्होंने एसिटाबुलेरिया पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था। हैमरलिंग ने अपना एक्सपेरिमेंट किस तरह पर किया था? एसिटाबुलेरिया नाम पर किया था, बुलेरिया पे।
एसिटाबुलेरिया क्या है? एक एल्गी है। एसिटाबुलेरिया लार्जेस्ट एल्गी, सबसे बड़ा एल्गी, यूनिसेलुलर एल्गी में बात करें, लार्जेस्ट यूनिसेलुलर एल्गी, दुनिया का सबसे बड़ा यूनिसेलुलर एल्गी कौन है? एसिटाबुलेरिया है। कौन सा? लार्जेस्ट यूनिसेलुलर एल्गी है। तो लार्जेस्ट यूनिसेलुलर एल्गी का नाम ले, आपका आंसर होगा कौन सा? एसिटाबुलेरिया। दुनिया की सबसे बड़ी सिंगल सेल एल्गी है, यूनिसेलुलर एल्गी है। उस पर एक्सपेरिमेंट किसने किया? हैमरलिंग ने एक एल्गी लेकर आए, एसिटाबुलेरिया नाम का एल्गी लेकर आए, और पिन की मदद से उसका न्यूक्लियस निकालकर उन्होंने फेंक दिया। एक सेल थी, सोचो, ये रहा एसिटाबुलेरिया, बनाकर दिखाते हैं आपको। मान लो ये रहा एसिटाबुलेरिया नाम का एल्गी है ये, और उसके अंदर न्यूक्लियस था, तो न्यूक्लियस बना दो, बढ़िया प्यारा सा न्यूक्लियस था। ये रहा एसिटाबुलेरिया का न्यूक्लियस। अब इन्होंने किया क्या? हैमरलिंग ने एक पिन लेकर आए, नोकीली से निडिल लेकर आए, और निडिल की मदद से इसके अंदर से न्यूक्लियस निकालकर बाहर फेंक दिया। एसिटाबुलेरिया का न्यूक्लियस हटा दिया, और एसिटाबुलेरिया का न्यूक्लियस हटा दिया, तो इसके बाद एसिटाबुलेरिया जिंदा बचा होगा कि मर गया होगा? एसिटाबुलेरिया कुछ दिनों के बाद, कुछ समय के बाद मर गया। क्यों मर गया? न्यूक्लियस को रिमूव करने की वजह से। तो न्यूक्लियस को रिमूव करने से एसिटाबुलेरिया मर गया। मतलब न्यूक्लियस इंपॉर्टेंट चीज है या ये वे है? तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूक्लियस किसने बताया? हैमरलिंग ने बताया कि न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूक्लियस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है? ग्रोथ करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, तो सब चीजों के लिए क्या है? न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल द हेरिडिटरी, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, सब चीज को कंट्रोल करता है। इसलिए इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूक्लियस किसने बताया? हैमरलिंग ने बताया। किस पर एक्सपेरिमेंट करके बताया? एक एल्गी पर एक्सपेरिमेंट किया। एल्गी का नाम एसिटाबुलेरिया। दुनिया की सबसे बड़ी यूनिसेलुलर एल्गी का नाम यही है, एसिटाबुलेरिया। इसी एल्गी पर एक्सपेरिमेंट कर उन्होंने बताया था। और आगे चलते हैं, एक और साइंटिस्ट का नाम पढ़ लेते हैं, बस उसके बाद रुक जाएंगे। कितने साइंटिस्ट के नाम पढ़ लिए अभी तक? रॉबर्ट ब्राउन पढ़ लिए, एक फ्लेमिंग पढ़ लिए, 2 हैमरलिंग पढ़ लिए, 3, एक और नाम पढ़ लेते हैं चौथा, जब इतना पढ़े तो स्टार्सबर्गर। अगले साइंटिस्ट है स्टार्सबर्गर नाम के साइंटिस्ट का नाम पढ़ते हैं। इन्होंने क्या बोला कि न्यूक्लियस कैसे बनता है? तो न्यूक्लियस का जन्म पुराने न्यूक्लियस होता है। तो उन्होंने कहा द न्यू न्यूक्लियस कैन ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग न्यूक्लियस। पुराने न्यूक्लियस से नया न्यूक्लियस बनता है। एग्जिस्टिंग, द न्यू न्यूक्लियस ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग न्यूक्लियस। पुराने न्यूक्लियस से नया न्यूक्लियस बनता है, पुराने न्यूक्लियस से नए न्यूक्लियस का जन्म होता है, प्री एग्जिस्टिंग न्यूक्लियस से। ये बात किसने बताई थी? आपके स्टार्सबर्गर ने कही थी। इस तरह ये 4 साइंटिस्टों के नाम याद रखिएगा न्यूक्लियस की डिस्कवरी से, न्यूक्लियस की हिस्ट्री में। रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस की डिस्कवरी किए, फ्लेमिंग ने न्यूक्लियस को बेसिक डाई से स्टेनिंग किया और उसके अंदर जो दिखा उसे क्रोमेटिन कहा। हैमरलिंग ने एक्सपेरिमेंट किया एसिटाबुलेरिया पर और बोला ये न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। स्टार्सबर्गर ने कहा न्यू न्यूक्लियस ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग न्यूक्लियस। नए न्यूक्लियस का जन्म पुराने न्यूक्लियस से होता है। और इस तरह ये 4 अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग न्यूक्लियस पे काम किया है। और इसके साथ साथ न्यूक्लियस आपका हिस्ट्री वाला पार्ट खत्म हुआ। न्यूक्लियस की हिस्ट्री वाला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया कि कौन कौन से साइंटिस्ट का क्या क्या कंट्रीब्यूशन है न्यूक्लियस से रिलेटेड। ये वाला पोर्शन हमने कंप्लीट कर डाला। और आगे चले, न्यूक्लियस की स्टडी को कहते हैं कैरियोलॉजी। तो हम लोग आज कैरियोलॉजी कर रहे हैं। तो बोले न्यूक्लियस किसमें पाया जाता है, किसमें नहीं पाया जाता? तो न्यूक्लियस प्रोकैरियोट में नहीं पाया जाता, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता। याद रखिएगा, प्रोकैरियोट की सेल में नहीं होता, प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है। पहली लाइन। दूसरी बात, हमारे शरीर में होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन हमारे शरीर में एक सेल ऐसी है जिसमें नहीं होगा। उस सेल का नाम है मैच्योर आरबीसी।
रेड ब्लड सेल, या इसको इरिथ्रोसाइट्स भी बोल सकते हो। इरिथ्रोसाइट सेल या रेड आरबीसी बोलो, इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। किसमें? मैमल्स की आरबीसी, मैच्योर आरबीसी ऑफ मैमल्स। जितने भी मैमल्स हैं, जितने भी मैमल्स है, गाय भैंस बकरी कुत्ता बिल्ली, इन सभी मैमल्स की आरबीसी में आपके न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। न्यूक्लियस एब्सेंट इन मैच्योर आरबीसी, मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। और आगे चले तो और कहां नहीं पाया जाता है, तो याद रखिएगा वैस्कुलर बंडल की बात करें, वैस्कुलर टिश्यू की बात करें, तो वैस्कुलर टिश्यू में कौन कौन आते हैं? जाइलम और फ्लोएम। तो फ्लोएम की बात करें, वैस्कुलर टिश्यू के अंदर किसकी बात करें? फ्लोएम में। फ्लोएम में, और फ्लोएम बना होता है 4 तरह के सेल से, उसमें से जो सीव ट्यूब होती है, सीव ट्यूब सेल में, फ्लोएम के अंदर एक सेल होती है जिसका नाम है सीव ट्यूब सेल। इस सीव ट्यूब सेल में, यूट्यूब नहीं है, सीव ट्यूब है ना, तो सीव ट्यूब सेल जो होती है इसमें भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। किसमें नहीं है? आरबीसी में नहीं है, ह्यूमन की आरबीसी में, मैमल्स की आरबीसी में नहीं है, और सीव ट्यूब सेल में नहीं है। सीव ट्यूब सेल कहां होती है? फ्लोएम में। फ्लोएम कहां होता है? वैस्कुलर टिश्यू में। तो देखिए फ्लोएम की सीव ट्यूब सेल में भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। 2 जगह ऐसी हैं, प्लांट में सीव ट्यूब सेल में, और एनिमल में आरबीसी में 2 जगह नहीं होता, और प्रोकैरियोट में नहीं होता। याद रहेगा? मैमल्स में तो नहीं होता, लेकिन एक मैमल है जिसमें होता है, उस मैमल का आरबीसी में, एक मैमल की आरबीसी में होता है, प्रेजेंट होता है, उसका नाम है कैमल। कैमल का नाम सुने हैं? कैमल जानते हैं? ऊंट बोलते हैं हिंदी में, राजस्थान तरफ बहुत दिखते हैं। तो कैमल के शरीर में आरबीसी होती है, उसमें आपके न्यूक्लियस होता है। तो कैमल में, कैमल की आरबीसी में प्रेजेंट होगा, याद रखिएगा, ये एक्सेप्शन है, कैमल के आरबीसी में प्रेजेंट होगा। और किसकी आरबीसी में होगा? लामा। लामा और कैमल 2 ऐसे एनिमल हैं जिनकी आरबीसी में होता है लामा, LMA। तो लामा हमारे यहाँ तो नहीं होता, लामा खैर बाहर का है। तो लामा और कैमल की आरबीसी में, इन दोनों ऑर्गेनिज की आरबीसी में आपके न्यूक्लियस होता है, बाकी किसी मैमल्स में नहीं होता। ये 2 मैमल्स ऐसे हैं जिनमें होता है, बाकी किसी मैमल्स में नहीं होता। अब न्यूक्लियस की गिनती बोले, न्यूक्लियस की गिनती एक सेल के अंदर कितनी होती है? जनरली न्यूक्लियस, एक सेल में एक न्यूक्लियस होता है। हर सेल में एक एक न्यूक्लियस तो होगा ही होगा, हर यूकेरियोटिक सेल में। इनको छोड़ दे तो सीव ट्यूब में नहीं होगा, आरबीसी में नहीं होगा, और बस 2 जगह छोड़ दे, बाकी सब में, और प्रोकैरियोट में नहीं होगा, बाकी सारी सेल में होगा। हर सेल में लगभग एक होता है, तो ऑलमोस्ट सभी सेल में एक होता है। लेकिन कुछ सेल ऐसी भी है जिनमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस होता है, जैसे पैरामीशियम का नाम लिखा हुआ आपकी बुक में, पैरामीशियम। पैरामीशियम में 2 न्यूक्लियस होते हैं, एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस होते हैं। किसमें? पैरामीशियम में। कुछ सेल जैसे मल्टी न्यूक्लिएटेड भी हो सकता है, 2 से ज्यादा भी न्यूक्लियस भी हो सकते हैं। तो पैरामीशियम में कितने न्यूक्लियस होते हैं? एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस होते हैं, इसलिए बाई न्यूक्लिएटेड का एग्जांपल आपसे कभी पूछे तो आंसर याद रखिएगा पैरामीशियम। अब यहां तक इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म हो गया न्यूक्लियस का। अब आगे डिस्कस करते हैं न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया न्यूक्लियस को, तो कैसा दिखता है? स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखते हैं कैसा दिखता है। तो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देख के बताते हैं कि न्यूक्लियस स्ट्रक्चर देखा गया तो 4 चीजें उसमें दिखाई दी। कौन कौन सी थी वो 4 चीजें? सबसे पहले दिखाई दिया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन दिखी, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, नीउक्लियस क्या होता है, मेम्ब्रेन दिखाई दी, उसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। कितनी लेयर होगी, डबल लेयर, पहली चीज ये दिखी। दूसरा क्या चीज क्या दिखा, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के अंदर जो भी चीज दिखाई दिया उसको बोले न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लियर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स दिखाई दिया अंदर में। तीसरी चीज क्रोमैटिन के जाल दिखाई दिए, तो तीसरा चीज क्या दिखा आपको अंदर में, क्रोमैटिन दिखाई दिया, क्रोमैटिन नेट दिखाई दिए, जाल दिखाई दिया, क्रोमैटिन का नेटवर्क दिखाई दिया। और चौथी चीज आपको जो दिखाई दी वो न्यूक्लियोलस है। न्यूक्लियोलस था, इतनी चीजें आपको न्यूक्लियस के अंदर दिखाई दी। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या दिखाई दिया,
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमैटिन का नेटवर्क और न्यूक्लियोलस, ये 4 चीजों से मिलकर बना है न्यूक्लियस स्ट्रक्चर। अगर देखा जाए तो इन चारों को करके देखते हैं। पहला चीज देखते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के चारों तरफ मेम्ब्रेन दिखी, कितनी लेयर मेम्ब्रेन दिखेगी? डबल लेयर मेम्ब्रेन दिखी। तो न्यूक्लियस के चारों तरफ डबल लेयर मेम्ब्रेन दिखाई दी। ये 1 लेयर मेम्ब्रेन थी और ये डबल लेयर अंदर वाली लेयर हो गई। इस तरह न्यूक्लियस के चारों तरफ डबल लेयर मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है। तो ये डबल लेयर मेम्ब्रेन दिखाई दी न्यूक्लियस के चारों तरफ। इसे न्यूक्लियर इनवलप भी बोल सकते हो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कह सकते हो। न्यूक्लियस के चारों तरफ डबल लेयर मेम्ब्रेन दिखती है। बाहर वाली लेयर को कहेंगे आउटर मेम्ब्रेन, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अंदर वाली लेयर को कहेंगे इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में खाली जगह है, इसको कहेंगे पेरी न्यूक्लियर स्पेस। कौन सा स्पेस है ये? दोनों मेम्ब्रेन। इसको कहेंगे आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन। इसको कहेंगे इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। और इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो खाली जगह है इसको कहेंगे पेरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या इसको पेरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को एक और नाम से भी जान सकते हैं, इंटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। तो इंटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या पेरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नाम से जानेंगे। पेरी न्यूक्लियर स्पेस जो है, सॉरी पेरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं, पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलेंगे, सॉरी पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलेंगे इस खाली जगह को, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। और ये पेरी न्यूक्लियर स्पेस आपके एनसीईआरटी ने दिखा कितना बड़ा हो सकता है? 10 से लेकर 50 nm के बीच में, 10 to 50 nm के बीच में होगा। नैनोमीटर, nm का फुल फॉर्म है नैनोमीटर। 10 नैनोमीटर से लेकर 50 नैनोमीटर के बीच में छेद, बीच में जगह हो सकती है। किसके बीच में जगह है ये? दोनों मेम्ब्रेन के बीच में, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में कितना स्पेस हो सकता है पेरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में? दोनों के बीच में 10 से लेकर 50 नैनोमीटर के बीच का गैपिंग हो सकता है। ये रहा आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को देखेंगे तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में कहीं कहीं पे छेद दिखाई देंगे। ऐसा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहीं कहीं पे इंटरप्टेड दिखाई देगा, कटा हुआ दिखाई देगा। और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहीं कहीं कटा दिखाई देगा, इसे कहेंगे, इस छेद को कहेंगे न्यूक्लियर पोर। कौन सा पोर है? छेद है। छेद को इंग्लिश में कहते हैं पोर। और न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन में इसलिए इसको कहा गया न्यूक्लियर पोर के नाम से जानेंगे इन छेदों को। और न्यूक्लियर पोर को देखेंगे तो न्यूक्लियस के साथ जो पोर है उसमें एक स्पेशल प्रोटीन होता है, और इस स्पेशल प्रोटीन को बोलते हैं, आपका जो स्पेशल प्रोटीन होता है वो कैसा दिखता है? ऑक्टागोनल होता है, 8 एंगल वाला होता है, ऑक्टागोनल होता है। और इसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्मिक प्रोटीन के नाम से जानते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्मिक प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन होता है? न्यूक्लियोप्लाज्मिक। यहां पर कौन सा प्रोटीन होगा? न्यूक्लियोप्लाज्मिक। कितने एंगल वाला? 1 2 3 4 5 6 7 8। हमसे हेक्सागोनल नहीं बनाने के मानो, बस इतना जान लो 8 एंगल वाला। 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टागोनल प्रोटीन होंगे सभी जगह। कौन सा प्रोटीन होगा? सभी छेद में ऑक्टागोनल प्रोटीन होगा। और इस प्रोटीन का नाम होगा न्यूक्लियोप्लाज्मिक प्रोटीन। इस प्रोटीन का नाम होगा न्यूक्लियोप्लाज्मिक प्रोटीन। कहां पाया जाएगा प्रोटीन? इस आपके न्यूक्लियर कोर के चारों तरफ, गार्ड सेल की तरह, जैसे गार्ड सेल होती है आपके चारों तरफ, इसकी चारों तरफ रखवाली करने का काम करेगा छेद को। तो छेद को कंट्रोल कौन करेगा? न्यूक्लियोप्लाज्मिक प्रोटीन। कितने एंगल का होगा? ऑक्टागोनल होगा, सभी छेद में होगा। हमने 3 में बनाया, इधर नहीं बनाया, इसमें भी होगा। कि ऑक्टागोनल प्रोटीन कहां होता है? न्यूक्लियर पोर में होता है। तो न्यूक्लियर पोर इस छेद को कहते हैं। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में जो छेद है उसको न्यूक्लियर पोर कहते हैं। न्यूक्लियर पोर में एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है न्यूक्लियोप्लाज्मिक प्रोटीन, ऑक्टागोनल प्रोटीन। और इस तरह ये ऑक्टागोनल प्रोटीन जो है न्यूक्लियोप्लाज्मिक प्रोटीन, इसे किस नाम जानते हैं? एनुलस के नाम से जानते हैं। एनुलस, ANNULUS। इस डायग्राम को बोलते हैं एनुलस, एनुलस। और इस तरह आप कह सकते हैं ये न्यूक्लियर पोर प्लस एनुलस, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? पोर कॉम्प्लेक्स बना देते हैं।
तो पोर कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं? दो चीजों से पोर कॉम्प्लेक्स बना होता है। कौन कौन चीज से? प्रोटीन से और छेद से। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन में जो छेद होता है उसको न्यूक्लियर पोर कहते हैं, और न्यूक्लियर पोर के चारों तरफ जो गार्डेड प्रोटीन होता है उसको कहते हैं एन्युलस, और एन्युलस और न्यूक्लियर पोर मिलकर बनाते हैं पोर कॉम्प्लेक्स। और इस पोर कॉम्प्लेक्स का काम क्या होता है? इस कॉम्प्लेक्स का पूरा छेद का काम क्या है? न्यूक्लियस के अंदर जो चीजें भरी हुई हैं उनको न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म में जाना है, या साइटोप्लाज्मिक चीजों को न्यूक्लियस में आना है, इनको एक्सचेंज करने के लिए काम आएगा। किसके किसके बीच में? न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। ये देखो पूरी बड़ी सी सेल है, मान लो बड़ी सी सेल थी, उस सेल के अंदर क्या है? ये साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। साइटोप्लाज्म को अगर न्यूक्लियस के अंदर घुसना है तो कहां से घुसेगा? ये साइटोप्लाज्म इसी न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स से अंदर घुसेगा। या कोई चीज अंदर घुसी हुई है, यहां पर है कोई एक्स नाम की कोई चीज न्यूक्लियस के अंदर, और उसको साइटोप्लाज्म जाना है तो यहीं से होकर जाएगी ये एक्स वाली चीज। तो पोर कॉम्प्लेक्स का काम है इट कंट्रोल द ट्रांसपोर्टेशन बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म कोई चीज जानी है तो वो आपकी किसके थ्रू जाएगी? वो आपकी पोर कॉम्प्लेक्स से होकर जाएगी। पोर कॉम्प्लेक्स क्या करता है? इन दोनों के बीच में चीजों को ट्रांसफर करने का काम करता है, कनेक्टिविटी बनाता है। और बैरियर कौन है? ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो बैरियर का काम कर रही थी। किसके किसके? साइटोप्लाज्म को न्यूक्लियोप्लाज्म से मिक्स होने से रोकते कौन था? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और दोनों को मिक्स करता कौन है? पोर कॉम्प्लेक्स। तो पोर कॉम्प्लेक्स की मदद से जो चीजों को जाना है यहां से वहां वो जा सकती हैं। कहां से कहां? न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म में। और जो रोकेगा कौन यहां से वहां जाने में? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रोकती थी, और पोर कॉम्प्लेक्स काम कराता है। पोर कॉम्प्लेक्स किससे बना है? न्यूक्लियर पोर और एनुलस से मिलकर। एनुलस क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्मिक प्रोटीन है जो गार्डेड करने काम करती है, ऑक्टागोनल शेप की होती है। इस तरह आपको समझ में आ गया पोर कॉम्प्लेक्स के बारे में। और इस तरह हमने पढ़ क्या रहे थे? स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस में आपको पढ़ा दिया हमने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसी होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म हो गया। अब अगली क्लास में पढ़ेंगे हम न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में, क्रोमैटिन के बारे में और न्यूक्लियोलस के बारे में। ठीक है, थैंक यू।